भारत की जेनेरिक मेडिसिन को लेकर अमेरिका ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से भारत का निफ्टी फार्मा इंडेक्स ही क्रैश कर गया। क्या ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ प्लान के बाद भारत की फार्मा कंपनीज के पास अब क्या ऑप्शन बचे हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से अचानक $10 बिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों मांग ली है और इसके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में ब्रिटेन में नए प्राइम मिनिस्टर के आते ही ईरान वॉर को लेकर क्या पॉलिसी बदलाव हुआ है और उसका मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के फार्मा सेक्टर को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है और इस न्यूज को अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट कर कंफर्म भी कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ हफ्ते पहले ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स और मेडिसिन के ऊपर 100% के टैरिफ लगाए थे, उसी तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक मेडिसिन और जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर भी फेस्ड मैनर में एक बहुत ही बड़ा टैरिफ प्लान अनाउंस कर दिया है, जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि हम इसमें सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन और ड्रग्स अमेरिका को ही सप्लाई करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 1 अगस्त 2026 यानी कि अगले महीने से अमेरिका में आने वाली सारी जेनेरिक ड्रग्स और मेडिसिन के ऊपर पहले तो अगले 2 साल तक 0% का टैरिफ रहेगा। उसके बाद अगले 1 साल के लिए 100% के टैरिफ लगेंगे और उसके बाद 200 के टैरिफ लगेंगे। यानी अगस्त 2026 से लेकर अगस्त 2028 तक जेनेरिक दवाइयों के ऊपर अमेरिका में कोई भी टैरिफ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगस्त 2028 से लेकर अगस्त 2029 तक 100% के टैरिफ लगेंगे और फिर अगस्त 2029 के बाद अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर 200% के टैरिफ चार्ज किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जेनेरिक दवाइयों की प्रोडक्शन अमेरिका के अंदर वापस लाई जा सके और जो कंपनीज यहाँ पर प्लांट नहीं लगाएंगी उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसी कंपनीज को वो 2 साल का समय दे रहे हैं, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है कि अब ब्रांडेड के साथ साथ जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, जेनेरिक दवाइयां भी अमेरिका के अंदर ही मैन्युफैक्चर हों। अब ये समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का जेनेरिक मेडिसिन को लेकर ये फैसला भारत को कैसे अफेक्ट करता है। वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है। दुनिया की 20% जेनेरिक मेडिसिन अकेले भारत ही प्रोड्यूस करता है, जबकि दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में प्रोड्यूस होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका ही भारत के फार्मा प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मार्केट है। डेटा के अकॉर्डिंग भारत के टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स का 34 से लेकर 38% तक हिस्सा अकेले अमेरिका को ही जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने अमेरिका को लगभग $10.5 बिलियन की दवाइयां एक्सपोर्ट की थी और उसमें से 95% से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन थी। अमेरिका के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं उनमें जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उसमें से 47% जेनेरिक दवाइयां सिर्फ भारत से आती हैं। मतलब हर 2 में से 1 जेनेरिक दवाई अमेरिका जो खाता है वो मेड इन इंडिया होती है। इसलिए इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत की जेनेरिक दवाई बनाने वाली फार्मा कंपनीज के ऊपर पड़ने वाला है। ऐसे में आज जैसे ही अमेरिका से न्यूज आई, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फार्मा इंडेक्स है, फार्मा कंपनीज है, उनके स्टॉक लगातार नीचे गिरते रहे, जिसके कारण निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अंदर 1.6% तक की गिरावट आई है। भारत की जेनेरिक मेडिसिन वाली फार्मा कंपनीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का मतलब है कि उनको डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 2 साल तक की विंडो दी है। या तो भारत की कंपनीज अमेरिका में ही प्लांट लगा लें जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, या फिर साल 2028 से 100% और उसके बाद से 200% के टैरिफ के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारत की कंपनीज के पास एक तीसरा ऑप्शन भी है। अगर भारत की कंपनीज अमेरिका में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर वहां पर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाना चाहती हैं और ये 100 और 200% के टैरिफ भी नहीं देना चाहती हैं, फिर भारत की कंपनीज को अपनी मार्केट डाइवर्सिफाई कर यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के बाकी देशों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अपनी जेनेरिक मेडिसिन के लिए नई डेस्टिनेशंस ढूंढनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर, लेकिन ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स और इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए अब अमेरिका से $10 बिलियन की मदद मांगी है। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को एक रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें पाकिस्तान ने $10 बिलियन की एक बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी मांगी है, जिसमें 5 साल तक की मैच्योरिटी का प्रावधान होगा। अगर रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो अमेरिका पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के अकाउंट में अगले 5 साल के लिए $10 बिलियन डिपॉजिट करेगा, जिसमें से पाकिस्तान जरूरत पड़ने के ऊपर US डॉलर निकाल सकती है। अब ये फ्री का पैसा तो नहीं है और ये एक तरह से लोन ही है। जितने डॉलर्स पाकिस्तान उसमें से इस्तेमाल करेगा उतने अगले 5 साल कंप्लीट होने से पहले लौटाने भी होंगे।
लेकिन इससे फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान की सरकार के पास एक $10 बिलियन का बफर होगा। अचानक से पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। इससे IMF, वर्ल्ड बैंक और जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनको लगेगा कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा फॉरेक्स रिजर्व्स का अमाउंट मेंटेन है। इससे पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी सुधरेगी और पाकिस्तान को जो करेंसी पाकिस्तानी रुपीस है वो भी थोड़ा स्टेबल हो पाएगा। कहने का मतलब है कि फाइनेंशियली देखा जाए तो पाकिस्तान को इसका काफी फायदा मिलने वाला है। अभी जो $10 बिलियन का फंड अप्रूव करवाना है, इसके लिए पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब इस समय वॉशिंगटन में US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ मुलाकात कर रहा है और ये पॉसिबिलिटी भी जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये $10 बिलियन पाकिस्तान के लिए अप्रूव करने के फेवर में है और ये किसी भी समय अप्रूव हो सकते हैं। भारत के लिए इस समय सबसे बड़ा मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को हर लेवल के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, क्या डिप्लोमेटिक, क्या सैन्य, क्या हथियारों के मामले में। और अब ये $10 बिलियन का पैकेज ये साबित करता है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने में भारत एक तरफ लगातार फेल साबित हो रहा है और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान सारे का सारा फायदा उठा रहा है। वैसे भारत, पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर जो डिप्लोमेसी चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह की हरकत कर रहा है उसको देखकर आपका क्या कहना है? क्या ये भारत की सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, हाँ या फिर ना? इसमें भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका ईरान वॉर और ब्रिटेन को लेकर। अब ये चीजें भारत को भी इफेक्ट करती हैं, इसलिए आपका जानना भी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है और कहा था कि जब तक पार्टी एक नया लीडर और एक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन लेती है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे और नया कैंडिडेट आने के बाद रेजिग्नेशन दे देंगे। सबसे पहले तो ब्रिटेन से न्यूज आ रही है कि लेबर पार्टी ने अपना न्यू लीडर चुन लिया है जिसका नाम है एंडी बर्नहम और ये ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। अब जो ब्रिटेन के पुराने प्राइम मिनिस्टर थे कीयर स्टारमर, इन्होंने क्या किया था कि शुरू में अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो इंडियन ओशन और आसपास के रीजन में ब्रिटेन के मिलिट्री बेसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी थी। कीयर स्टारमर का कहना था कि वो युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ऐसे में ब्रिटेन के बेसिस का इस्तेमाल कर अमेरिका ईरान के ऊपर हमले नहीं कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर में झुकते हुए कीयर स्टारमर ने कुछ कंडीशंस के साथ अमेरिका की सेना को ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी थी, जिसके अंदर शर्त ये रखी गई थी कि अमेरिका केवल ईरान की सेना को टारगेट करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान हमले कर रहा है वो हमले जहां से हो रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए ही अमेरिका ब्रिटेन के मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने कहा था कि हम अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल केवल मिलिट्री टारगेट और साथ में डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए करने देंगे। ईरान के ऊपर किसी भी तरह के ऑफेंसिव ऑपरेशन या फिर ईरान के अंदर रेजिम चेंज करने के लिए अगर अमेरिका हमला करना चाहता है तो फिर हम अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अब हुआ ये कि अमेरिका ने रिसेंटली ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद कीयर स्टारमर की पार्टी के एमपीज ने प्रेशर बनाया कि अमेरिका को ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने की परमिशन जो सरकार ने दी है उसको रिमूव कर दिया जाए। इवन डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए भी ये परमिशन ना दी जाए, क्योंकि अमेरिका अब ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है। अब जो लेबर पार्टी है जो कि इस समय सरकार के अंदर है वो पूरी लेफ्ट पार्टी है, इसलिए ये लोग ईरान वॉर के तो और भी ज्यादा खिलाफ है। लेकिन कीयर स्टारमर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, मगर ये जो अमेरिका को डिफेंसिव ऑपरेशन करने की परमिशन दी थी ये वापस नहीं ली, जिसके बाद सभी वेट कर रहे थे कि न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम शपथ लेने के बाद क्या फैसला करते हैं। मगर न्यू प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम ने भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अनाउंस किया है कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए अमेरिका को ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने की फुल परमिशन देते हैं। एंडी ने अनाउंस किया है कि वो अमेरिका को नहीं रोकेंगे और इंडियन ओशन में ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस के साथ साथ ब्रिटेन के अंदर जो रॉयल एयरबेस है उसका भी अमेरिका को इस्तेमाल करने देंगे। ब्रिटेन के ग्लोस्टाशॉ के अंदर एक रॉयल एयरबेस है जिसको ब्रिटेन और अमेरिका की एयरफोर्स जॉइंटली इस्तेमाल करती है और ब्रिटेन ने परमिशन दे दी है कि यहाँ से अमेरिका ईरान के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता है। कहने का मतलब है कि न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अमेरिका नाराज हो जाए और अब ब्रिटेन की टेरिटरी से भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स लॉन्च हो सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। जैसे कि हमने आपको बताया था, फिलीपींस के मनीला में आसियान देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, जिसमें आसियान के अलावा और कुछ पावरफुल कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को भी इनवाइट किया गया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने आसियान समिट की साइडलाइंस के ऊपर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात की है। जयशंकर सर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के सामने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है और कहा है कि ब्लैक सी में जो कमर्शियल शिप के ऊपर रशिया ने हमला किया था
था वो भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है और सिविलियन क्रू मेंबर्स के ऊपर हमले रोके जाने चाहिए। ये भारत का शुरू से स्टैंड है। इसके साथ ही दोनों लीडर्स ने यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी चर्चा की। रशिया के साथ साथ जयशंकर सर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और कई कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की। इन सब मीटिंग के बाद आज मनीला में क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल हुए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है और कई सारे इलाकों में बाढ़ वाले हालात पैदा हो गए हैं, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान और ईरान से वापस आए रेफ्यूजीज को सरकार अभी तक रिलोकेट नहीं कर पाई है। बाढ़ के कारण अफगानिस्तान में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की जान चले गई है और अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऐसे में एक बार फिर भारत की सरकार अफगानिस्तान की मदद करने के लिए सामने आई है। न्यूज आ रही है कि भारत की सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए फ्लड रिलीफ मटेरियल की कंसाइनमेंट भेजी है, जो कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बांटी जाएगी। रिलीफ मटेरियल में खाने पीने के सामान के साथ साथ टेंट्स और कई तरह का सारा सामान है। वैसे कई लोग तो भारत की सरकार की फॉरेन कंट्रीज को एड देने की पॉलिसी का विरोध करते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या ये दूसरी कंट्रीज को जो एड देती है भारत की सरकार, क्या ये एड देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।